तो आज हम लोग इस वेदांत सत्र में वैदिक छंदों पर चर्चा करते हैं। वैदिक छंद पर कुछ प्रश्न कुछ विचार पहले इसमें आए भी हैं। वैदिक छंदों का सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो ये जान लें कि छंद क्या है। यहां पर पुनः एक बात स्पष्ट कर दें, हम जब हम वैदिक छंद की बात कर रहे हैं तो ये एक अलग काव्य शास्त्र है। यहां पर शब्दों की अलग परिभाषा, अलग अर्थ होगा। वो पारिभाषिक शब्दावली के रूप में उसका एक अलग अर्थ होगा। वही शब्द जब वेद में आएगा तो उसका शाब्दिक धातु अर्थ अलग से ग्रहण किया जा सकता है। जब हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे होंगे तो वहां पर उन शब्दों के कुछ निश्चित अर्थ होंगे। वो अलग बात है, हम पुनः कहते हैं कि वे नाम, वो शब्द जो किसी बात को दिया गया, कहीं ना कहीं उसके धातु अर्थ को ध्यान में रखकर ही कहा गया, ये बात ठीक है। लेकिन अब उसका एक अर्थ निश्चित हो गया कि यह शब्द इसके लिए है। इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे यहां भी समझ ले। तो छंद शास्त्र के जो हम योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग करेंगे वो अर्थ केवल छंद तक सीमित हैं। वेद पढ़ते समय, कहीं कोई और विषय पढ़ते समय उनका ये अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये सावधानी भी हम सबको सीखते हुए चलना है। केवल छंद शास्त्र के लिए, काव्य शास्त्र के लिए ही नहीं, सभी शास्त्रों के लिए। आयुर्वेद की शब्दावली अपनी है, अन्य विषयों की शब्दावली अपनी है। आज हम छंद की बात कर रहे हैं तो ये काव्य शास्त्र के छंद की बात कर रहे हैं। छंद का शाब्दिक अर्थ तो आच्छादन से ही होता है। वो कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित आच्छादित करके छंद बनता है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि छंद क्या होता है, फिर हम बात करेंगे वैदिक छंद क्या होता है। छंद सभी भाषाओं में सामान्यता होते ही हैं। जब भी कोई काव्य रचना होगी तो वो किसी ना किसी छंद में होगी। तो छंद क्या है? अभी हमने आपको बताया कि जब भी कोई काव्य रचना होगी, पद्य रचना होगी, विशेष रूप से कह लें तो वो छंदोबद्ध होगी, अर्थात छंद में बंधी हुई होगी। तो छंद क्या है? छंद उसको एक विशेष लय प्रदान करता है। एक तो गद्य में सहज भाव से हम बोलते चले जाते हैं। जब वो पद्य बनता है तब उसमें कुछ निश्चित हो जाता है कि एक पंक्ति में, एक चरण में इतने वर्ण होंगे, यहां पर आपको एक विराम देना ही देना है। वाक्य पूरा हो अथवा ना हो। जब सामान्यता जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं उसे गद्य कहते हैं। तो कहते हैं गद्य धातु का अर्थ है बोलना। गद्य जो कुछ बोला जाए, जो बोलने योग्य है, जिस प्रकार हम सामान्यता बोलते हैं वो गद्य है। उसमें इसकी आवश्यकता नहीं। वहां भी देखते हैं भाई जब वाक्य पूरा होता है तो हम विराम देते हैं गद्य में बोलते या लिखते समय। जब छंदोबद्ध रचना होगी, पद्य रचना होगी, तब उसमें विराम वर्ण गिन कर दिए जाएंगे। इसीलिए इसको पद्य कहा गया। इसे भी कहा कि उसके पादबद्ध होंगे। एक पाद, एक चरण, एक पद उसका पूर्ण होगा तो उसको एक विराम दिया जाएगा। निश्चित पाद व्यवस्था छंद का प्रमुख लक्षण है। इसीलिए उसे पद्य कहा जाता है कि उसमें एक निश्चित पाद व्यवस्था होती है कि इस छंद में कितने वर्णों के कितने पाद या चरण होंगे। जैसे बहुत चर्चित वैदिक छंद की जब बात करते हैं हम
तो उदाहरण के रूप में कहते हैं सबसे छोटा सबसे प्रचलित छंद गायत्री है। 8 वर्णों के 3 चरण होते हैं, उसे हम गायत्री कहते हैं। अर्थात 8 चरण पर एक विराम होगा, अल्प विराम होगा। 8 वर्ण और हो गए तो कुल 16 वर्ण हुए, वहां भी विराम होगा, वहां पूर्ण विराम हो सकता है, विराम तो होगा। 8 वर्ण और होंगे तो पुनः विराम होगा, छंद पूर्ण हो गया, यहां तो पूर्ण विराम होगा ही होगा। इस प्रकार से एक छंद बना जिसे हमने गायत्री नाम दिया। अब इसे गायत्री नाम क्यों दिया ये मत पूछिएगा, यहां पर इसका कोई धातुजर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी आचार्य ने किसी भी कारण से नाम दे दिया, अब किसी ने नाम रख दिया तो रख दिया, ये वैसे ही है जैसे हमारा आपका नाम भी हमारे आपके माता पिताजी ने जिसने भी रख दिया तो रख दिया। जो नाम हमारा रख दिया वो अभी तक है और रहेगा। अब कोई पूछे आपका ये नाम क्यों है, तो इसका एक ही कारण कह सकते हैं कि भाई हमारे परिवार के वरिष्ठ लोगों ने, हमारे माता पिता दादा दादी जी ने हमारा ये नाम रख दिया है, इसलिए है, और उसका कोई उचित कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको गायत्री छंद क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि जिसने भी इस छंद को एक नाम दिया तो दे दिया, अब कहा जा रहा है तो कहा जा रहा है। हाँ, अब कोई विद्वान है जिसमें कोई खोज करके बताए किसे गायत्री, किसे उष्णी, किसे त्रिष्टुप, किसे बृहति क्यों क्यों कैसे कहा गया, यदि कुछ और तर्कसंगत रोचक जानकारी दे सकता है तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है, वो अगला चरण है। अभी सहज भाव से हम जब छंद पढ़ रहे हैं तो इतना ही समझ लें तो भी बहुत है कि 8 वर्णों के 3 चरण हुए तो गायत्री हो गए। क्योंकि मूलतः हमको वैदिक छंदों की बात करनी है, तो छंद की एक मूल परिभाषा तो हम लोगों ने ये समझ ली कि निश्चित पाद व्यवस्था वाली रचना को हम छंद कहते हैं। वेद काव्य है, आदि काव्य है, प्राचीनतम काव्य है, और संपूर्ण वेद छंदोबद्ध है, पद्यात्मक काव्य है, इसीलिए इसे हम लयात्मक रूप से गा सकते हैं। गद्य में पाठ किया जाता है, पढ़ते हैं, इसको हम छंद के अनुसार पढ़ेंगे तो एक सुंदर लय बनेगी, उस लय में हम गा सकते हैं। क्योंकि वेद छंदोबद्ध है, पादबद्ध पद्यात्मक रचना, इसलिए तो मूलतः आज हम इतना ही आपको इस विषय में सोच रहे हैं बता दें कि एक तो छंद का हमने समझ लिया कि निश्चित वर्ण व्यवस्था होगी, वर्णों की गणना होगी और उसमें पाद व्यवस्था होगी तो हम छंद कहेंगे। वेद में मूल आधार हमारा गायत्री है। 8 वर्णों के 3 चरण 24 का गायत्री हो गया। 4 वर्ण बढ़ेंगे तो नया छंद बन जाएगा। ठीक, जैसे 24 वर्ण है तो गायत्री है, 4 बढ़े तो 28 हो गए, उष्णिक हो गया, 4 और बढ़े तो 32 हो गए, अनुष्टुप हो गया, 4 और बढ़ेंगे तो 36 होगा, बृहति हो जाएगा, 4 और बढ़े तो 36 4 40 वर्ण हो गए तो ये पंक्ति छंद कहलाएगा। 4 और बढ़ाया 44 वर्ण हो गए तो इसे त्रिष्टुप छंद कहा जाएगा। 44 में 4 और बढ़ेंगे 48 वर्ण हो जाएंगे तो इसे जगती छंद कहा जाएगा। ये वर्णों के निश्चित संख्या के आधार पर छंद को एक नाम दे दिया गया। आपको स्मरण रहे जब किसी ने कहा गायत्री तो आपको ध्यान में आ गया कि 8 वर्णों के 3 चरण होंगे। किसी ने कहा अनुष्टुप तो कुल 32 वर्ण हैं, 8 वर्णों के 4 चरण होंगे तो अनुष्टुप, एक शब्द में अनुष्टुप नाम देकर कह दिया गया, है ना। अभी हम लोगों ने जो आज का मंत्र पढ़ा है वो संभवतः त्रिष्टुप है, 44 वर्ण
11-11 वर्णों के 4 चरण अनुष्टुप, ये त्रिष्टुप छंद। अब वो गणना नहीं की हम लोगों ने अभी, यदि 4 और बढ़ गए 48 हो गए, अर्थात 12-12 वर्णों के 4 चरण होंगे, 48 हो जाएंगे, तब उसे जगती छंद कहा जाएगा। इन 7 छंदों को प्रथम सप्तक कहा जाता है। अर्थात वेद में छंद तो बहुत से हो गए, ये 4-4 बढ़ते हुए चलेंगे, ये निश्चित है। तो इस प्रकार से ये 7 छंदों के जो हमने नाम लिए, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती, इन 7 छंदों को प्रथम सप्तक कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके पश्चात द्वितीय सप्तक होगा, क्रम यही रहेगा। जगती में 48 वर्ण भी हमने पढ़े प्रथम सप्तक में। द्वितीय सप्तक का जो पहला छंद होगा, सबसे छोटा छंद होगा, उसमें 48 में 4 और जोड़ दीजिए तो 52 वर्ण हो गए। इसे नाम दिया है अति जगती। जगती में 48 थे, उसमें 4 अधिक हो गए तो अति जगती कहा गया। इसमें 4 और बढ़े, 56 वर्ण हो गए तो सक्वरी छंद कहा गया। 56 में 4 और जुड़े तो 60 वर्ण हो गए, इसे अति सक्वरी कहा गया। 64 वर्ण का अष्ट छंद हो गया। 68 में अत्यष्टि हो गया। 72 वर्णों का धृति छंद है और 76 वर्णों का अति धृति छंद है। 2 सप्तक हो गए, अर्थात 7-7 कुल 14 छंद इस प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से तीसरा सप्तक होगा। अभी हमने वहां 76 वर्णों तक के छंद पढ़े, अति धृति 76 वर्ण, इसमें 4 और जोड़िए तो 80 वर्ण हो गए। 80 वर्ण में कृत छंद बनेगा, 4 और बढ़ेंगे, 84 वर्ण का प्रकृति शब्द बनेगा, प्रकृति छंद हो गया। अब देखिए कृति है, नया नाम देने के लिए प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो प्रकृति छंद हो गया। इसमें 84 वर्ण हैं, इसमें 4 और बढ़े तो 88 वर्ण का आकृति छंद हो गया, आकृति। अब यहां पर प्रकृति और आकृति के अलग अलग अर्थ प्रकृति वाले मत लगाइए, ये केवल छंद के नाम हैं। कृति 80, प्रकृति 84 वर्ण, आकृति 88 वर्ण, इसके पश्चात विकृति में 92 वर्ण, संकृति में 96 वर्ण, अविकृति में पूरे 100 वर्ण हो गए तो अविकृति छंद हुआ। इसमें 4 और बढ़ेंगे, 104 वर्णों का उत्कृत छंद होगा। सर्वाधिक वर्णों की संख्या उत्कृत छंद में है, इसमें 104 वर्ण होते हैं एक ही छंद में। अब सोचिए कितना बड़ा छंद होगा। 24 वर्णों का एक छंद तो गायत्री हो गया, यहाँ एक ही छंद में 104 वर्ण हैं, तो देखिए उसमें कितनी गायत्री समा जाएगी। अर्थात यदि वो 4 वर्ण चरणों का छंद मानेंगे तो उसका एक एक चरण पूरे गायत्री से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से 24 की गायत्री से लेकर के और 104 वर्णों के उत्कृति छंद तक 21 छंद कुल मिलाकर हुए। अब इसमें एक और है, 24 वर्ण से कम होता है तो भी छंद होता है। जैसे हम केवल ओम बोलते हैं तो एक ही वर्ण है, एक वर्ण के छंद को कलि कहा गया। अब यहाँ पर काल गणना वाला कलि अलग है, ये छंद गणना वाला है। एक वर्ण का कलि, 2 वर्ण का द्वापर, 3 वर्ण का त्रेता, 4 वर्ण का मा छंद, इस छंद का नाम मा है। 8 वर्ण का देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4 तो क्रम से आए, 1 वर्ण 2 वर्ण 3 वर्ण 4 वर्ण। अब यहां से फिर 4 वाली व्यवस्था आ गई। 4 वर्ण का मा, 8 वर्ण का प्रमा, 12 वर्ण का प्रतिमा, 16 वर्ण का उपमा और 20 वर्ण का समाछंद।
और इसके पश्चात 24 वर्ण की गायत्री तो हो ही गई। तो सामान्यतः छंद शास्त्र में विद्वानों ने गायत्री से उत्कृति तक 21 छंद माने हैं। भी विभिन्न छंद शास्त्री विद्वानों ने अलग अलग तरह से विचार किया है। छंदों की गणना, उनका नामकरण अनेक अनेक प्रकार से विद्वानों ने किया है। हमने सरलतम रूप से आपको बताने का प्रयास किया। जो बहुत छोटे छंद हैं उनको इस क्रम से पढ़ लें, 1 वर्ण, 2 वर्ण, 3 वर्ण, 4 वर्ण, 8 वर्ण के क्रम से, ये भी नाम है, उस रूप में मान लें। एक मान्यता ये भी है कि 24 वर्ण से न्यून जो भी छोटे छंद हैं उन सबको गायत्री मान लिया जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे छोटे छंदों के लिए बहुत से विचार हैं। यद्यप बड़े छंदों के लिए भी बहुत से भेद उपभेदों की लोगों ने कल्पना व्याख्या की है। विस्तार से जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी सामान्य जानकारी आज के लिए आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इन छंदों के भी कुछ भेद उपभेद होते हैं, कुछ कल चर्चा कर लेंगे। गायत्री के भी उपभेद होंगे, अन्य के भी उपभेद होंगे, तो ये सब भी छंद शास्त्र में आते हैं। कुछ चर्चाएं अब हम लोग कल के लिए छोड़ दें। आज की छंद चर्चा को यहाँ विराम दें। समय भी